पेस्टिसाइड खुले मार्केट में ज्यादा उपलब्ध है और किसान भाइयों को लगता है कि पेस्टिसाइड एक बार छिड़क देंगे तो सारे कीड़े मर जाएंगे और हमारी फसल सुरक्षित होगी। ट्राइकोडर्मा एक पाउडर होता है और वह सफेद रंग का पाउडर होता है, उसको सड़ी गोबर की खाद में मिला करके उसको खेत में अगर इस्तेमाल करते हैं, और सब्जियों में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। बिब्रिया बेसियाना स्पेशली जो है एक दीमक एक कीट होता है। दीमक एक सफेद रंग का छोटा सा कीट होता है, वो मिट्टी के अंदर होता है। मित्र कीट हमारे वो हैं जो शत्रु कीट को खाते हैं और शत्रु कीट वो हैं जो पौधे के पत्तियों को या फल फूल को खाते हैं। कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि जैसे कि आजकल देखते हैं फलों में ही समय से पहले, मौसम से पहले ही वो फल आ जा रहे हैं मार्केट में। सब्जियों में जो है एक विशेष चमक होता है, जैसे लगता है कि कितना ये चमकीला है और कितना फ्रेश लगता है। जितना ही चमक अगर है तो वो उतने ही केमिकल में डाल करके उसको जहर बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हम बात करेंगे हमारे किसान भाइयों की फसल की रक्षा पर, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर RD वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि किसान जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनकी फसल रक्षा के लिए जो कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं वो कितने सुरक्षित हैं, फसलों के लिए भी और मानव जीवन स्वास्थ्य पर भी? जी देखिए, कृषि रक्षा रसायन जिसको पेस्टिसाइड के नाम से जाना जाता है, वास्तव में वो जहर होता है। और खुले मार्केट में जितने भी दुकानों पे पेस्टिसाइड या कृषि रक्षा रसायन बिकता है उसका बकायदा लाइसेंस जारी होता है, और वो लाइसेंस हमारे ही कार्यालय से और हमारे ही सिग्नेचर से जारी होता है। हर जिले में जिला कृषि रक्षा अधिकारी होते हैं और वो जारी करते हैं। और कोई भी अगर लाइसेंस लिया हुआ है तो उसमें पेस्टिसाइड एक्ट 1968 और नियमावली 1971 का एक बकायदा जो है नियम बना हुआ है। उसमें जो जितने भी धाराएं हैं सबका फॉलो करना उनके लिए प्रतिबद्धता है, उनको करना ही होगा। तो जितने भी दुकानदार होते हैं पेस्टिसाइड के, उनको एक जो है वितरण रजिस्टर बनाना होता है, उसके अलावा स्टॉक रजिस्टर बनाना होता है। उनके लाइसेंस पर जिस जिस कंपनी के वो प्रोडक्ट रखते हैं, किसानों में वो सेल करते हैं, उनके निर्माता फार्मों का एक प्रिंसिपल सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट भी उस लाइसेंस पर अंकित कराना होता है। ये फसलों के लिए कितने सुरक्षित हैं? क्या फसलों पे इसका कुछ दुरुपयोग, जैसा कि आपने कहा कि एक तरह से रासायनिक जहर है, जी। तो फसलों के लिए कुछ नुकसान भी ये जरूर करता होगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे देखिए, किसी चीज का अगर डोज जो मात्रा है अगर अधिक मात्रा में हो गई तो वो तो नुकसान करेगा ही। अच्छा, एक निर्धारित मात्रा के अंदर अगर करें तो फिर... हाँ, तब वो जैसे खेत में क्या है कि किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे कोई कीड़े लगे हुए हैं जो फसल के पत्तियों को, तनों को या फल फूल को काट के नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर कोई ये खरपतवार लगे हुए हैं, तो उनके नियंत्रण के लिए दवा डालना है। तो दवा डालने का एक डोज है, हर जो है पेस्टिसाइड का अलग अलग डोज है। किसी का आधा ml 1 लीटर पानी में मिलाना होता है, किसी को 1 ml 1 लीटर पानी मिलाना होता है, किसी का डोज 2 से 2.5 ml होता है। तो जब भी किसान भाई अगर कहीं से दवा लेते हैं तो ये कितना मात्रा में डालना है ये जरूरी होता है डालना। नहीं तो अगर मान लीजिए जानकारी उनको होनी चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए कि 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है और वो सोचे कि इसमें हम 4 ml मिला दें थोड़ा बढ़िया काम करेगा, तो कतई बढ़िया नहीं काम करेगा। वो फसलों को नुकसान पहुंचेगा, पत्तियां झुलसेंगे या फल या फूल जो मुरझा के गिरने लगेंगे। तो ये जरूरी होता है। तो अगर ये खराब तरीके से अगर वो फसलों में जा रहा है तो उसका सेवन जब हम करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर डालता है? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। देखिए, क्या है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक प्रकार का जहर है, और हम लोग अक्सर जो है टीवी या अन्य न्यूज चैनलों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि किसी ने कीटनाशक पी लिया और उसकी डेथ हो गई। तो कोई भी कीटनाशक अगर पिया होगा तो कितना पिया होगा? 5 ml 10 ml 15 ml इतना ही पीता है। तो अगर 15 ml पीने से डेथ हो जा रही है तो वास्तव में कितना जहर है वो। तो वो क्या है कि जैसे फसलों में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर फल पे वो एब्जार हो रहा है, फूल भी एब्जार हो रहा है, या कोई धान या गेहूं की फसल है तो उनके जो है अनाज के माध्यम से एब्जार हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, तो वो अगर अच्छे तरीके से उसका देख रेख न किया जाए और सीधे जो है उसको खाने में शामिल कर लिया जाए तो वो तो शरीर में पहुंचता
होता ही है। आज देखिए जो है मार्केट में तमाम ऐसी सब्जियां हैं और सब्जियों में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। किसान भाई क्या करते हैं कि हर तीसरे दिन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिनको व्यापारिक खेती करना होता है और खुले मार्केट में उसको ले जाके बेचते हैं। और जैसे वो सब्जी घर में बनती है तो वो सब्जी में जो अवशोषित हुआ रहता है पेस्टिसाइड वो हमारे शरीर में जाता है और धीरे धीरे अवशोषित होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में इकट्ठा होता है और जब ज्यादा होने लगता है तो वही कई भयंकर बीमारियों के रूप में प्रकट होता है। किसी का ब्रेन ट्यूमर है, किसी का लंग कैंसर है, ब्लड कैंसर है, हार्ट स्ट्रोक है, तो आर्थराइटिस है, तो इस तरह की बीमारियां आती हैं। तो इसमें कहीं न कहीं पेस्टिसाइड का अंधाधुंध अधिक प्रयोग जरूर शामिल है जी। तो जैसा आपने कहा कि उनको कितनी मात्रा में वो उपयोग करना है इसका नॉलेज होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को किस तरह से दी जाती है? ये देखिए कई तरह से मिलती है। एक तो अगर किसान भाई अगर हमारे कृषि विभाग के कृषि रक्षा इकाइयों से खरीदते हैं तो यहाँ पे जैसे हम गोरखपुर जनपद की बात करें तो गोरखपुर जनपद में 20 विकास खंड है और 20 विकास खंडों में सभी विकास खंडों पर हमारे राज्य की कृषि रक्षा इकाई है और वहाँ पर 2 से 3 स्टाफ तैनात होते हैं और वो लगभग जो है सभी MSc एग्रीकल्चर से होते हैं, तो इस मामले में एक्सपर्ट होते हैं। दूसरा चीज कि कोई भी किसान भाई अगर हमारे राज्य की कृषि रक्षा इकाई से दवा खरीदते हैं तो वो बकायदा उनको समझाते हैं कि कैसे आपको दवा का इस्तेमाल करना है और कैसे आप जो है इसको करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरी बात, खुले मार्केट से जितनी भी लाइसेंसधारी पेस्टिसाइड की दुकान है तो वहां से अगर किसान भाई खरीदते हैं तो जैसे कोई भी अगर दवा खरीदते हैं तो उसमें एक लिफलेट होता है, पंफलेट लिफलेट वगैरह उसके अंदर लगा होता है। तो किसान भाइयों से ये हम अनुरोध करेंगे कि जैसे जरूर उसको पढ़ लें और पढ़ लेंगे तो चूंकि जो है मार्केट में बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो उतना ट्रेंड नहीं है, तो अगर लिफलेट या पंफलेट जो उसमें पड़ा हुआ है उसको पढ़ लेंगे तो वो जानकारी रखेंगे। अन्यथा किसी भी स्थिति के लिए तो कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ हैं या हमारे विकास खंडों में स्टाफ हैं तो उनसे संपर्क करेंगे तो जरूर इसमें उनको उचित सलाह मिलेगी। ये बड़ी अहम एक बात आपने बताई है कि उसमें जो पॉम्पलेट्स हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कई हमारे किसान भाई हैं जो शायद उतने साक्षर नहीं है या वो उसकी उपयोगिता नहीं समझते होंगे, उसको ऐसे ही निकाल के हटा दिए। तो आपकी ये बात तो मुझे लगता है कि बहुत ही गौर करने लायक है कि उस पॉम्पलेट्स को आप जरूर पढ़ें, उसमें लिखे निर्देशों को फॉलो जरूर करें। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि जब सब्जियों में जब ज्यादा यूज होता है तो वो जब हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में भी आ रहा है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि जैसे कि आजकल देखते हैं फलों में ही समय से पहले, मौसम से पहले ही वो फल आ जा रहे हैं मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि कुछ रासायनिक उसका प्रयोग करके वो उसको पका रहे हैं। तो ये क्या जब वो खरीदने जाते हैं तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि अभी ये मौसम नहीं है तो ये दवा ये क्यों लेकर जा रहे हैं, इस पे कोई रोकथाम करने की कोई तरीका, उनको इस चीज को किस तरह से नियंत्रित कर सकें कि इसका वो दुरुपयोग ना कर सकें? इसमें किसान भाइयों को थोड़ा खुद इसमें जागरूक होना होगा, क्योंकि जितने बैंड रसायन है, जो प्रतिबंधित रसायन है, उनके बिक्री और इस्तेमाल पर रोक है, तो कृषि विभाग की टीम और खाद्य एवं औषध विभाग की टीम समय समय पर शिकायत मिलने पर या ऐसे औचिक रूटीन छापेमारी में जहाँ पे इस तरह की चीजें मिलती हैं तो कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। किसान भाइयों को इसमें खुद जागरूक बनना है। मार्केट में अगर किसान भाई जा रहे हैं या कोई भी आम आदमी अगर जो है सब्जी खरीदने जा रहा है तो अगर जो है केमिकल में डुबा करके अगर सब्जी को ले जाके मार्केट में लोग बेचते हैं तो उसमें जो है चमक आता है। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कैसे पहचान करें कि ये प्राकृतिक रूप से पकी हुई सब्जी या फल नहीं है। तो उसमें सब्जियों में जो है एक विशेष चमक होता है, जैसे लगता है कि कितना ये चमकीला है और कितना फ्रेश लगता है। जितना ही चमक अगर है तो वो उतने ही केमिकल में डाल करके उसको जहर बनाया गया है। आपकी बात से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आजकल मार्केट में कुछ सेब दिखते हैं जो बहुत चमकीले होते हैं, जैसा कि आपने कहा, तो क्या वो सुरक्षित नहीं होते? नहीं सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सेब में भी कई बार ऐसा जांच में पाया गया है कि सेब के ऊपर जो है कुछ ऐसे केमिकल
केमिकल के कोटेड चढ़ाए जा रहे हैं, उनको घोल बना के डुबो करके, कि वो चमकीला तो दिख रहा है लेकिन वो खाने के दृष्टिकोण से वो अच्छा नहीं है। और हम तो किसान भाइयों से या आम नागरिकों से ये पूर्ण रूप से अनुरोध करना चाहते हैं कि मार्केट में कोई भी प्राकृतिक रूप के अलावा अगर चमकीली चीजें, सब्जी या फल मिल रहा हो तो उसे परहेज करें, उसको ना खाएं। और आज कल तो देखिए, अगर मार्केट में आप जाइए तो प्राकृतिक रूप से जो आलू होता है वो मिट्टी के अंदर होता है, उसमें चमक नहीं आ सकती, लेकिन आलू भी आपको चमकीला दिखाई देता है, गुलाबी गुलाबी वो चमकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे सब्जियों से परहेज करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। इसको वो कहते हैं नए आलू हैं ये, नहीं, जो गुलाबी चमकीले आलू दिखाई देते हैं। देखिए, उनको जो है बेचना होता है तो वो कहेंगे, लेकिन जैसे ये कहावत है ना कि ग्राहक जब खुद जागरूक बनेगा तभी वो सुरक्षित रहेगा। तो इसमें जागरूक बनने की जरूरत है। मार्केट, खुले मार्केट का जो है जमाना है, सभी लोग अपने प्रोडक्ट को जो है अलग अलग रूप में ले करके आ रहे हैं, लेकिन हमें जरूरत है खुद जागरूक बनने की। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जांच कमेटी समय समय पर जांच भी करती रहती है, तो जो लोग भी इसमें पकड़ में आते होंगे कि वो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या अत्यधिक मात्रा में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या सजा का प्रावधान है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। जैसे हम लोग जो है जितने भी पेस्टिसाइड की दुकानें होती हैं, समय समय पर हम लोग जो है रूटीन चेक भी करते हैं, और शासन के स्तर से भी कभी कभी जो है टेलीग्राम के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है उसमें आदेश दिया जाता है और टीमें बनती हैं और एक साथ जो है छापेमारी होती है। ऐसे में अगर कीटनाशी अधिनियम जो 1968 है और नियमावली 1971 है, उसके अगर विरुद्ध कार्य करते हुए दुकानदारों को पाया जाता है तो उनके खिलाफ कई तरह की कार्रवाइयां होती हैं। जैसे अगर जो है, जैसे मैंने बताया, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर वगैरह, जैसे अगर कोई भी जो कागजात है, जो अभिलेख है, अगर पूर्ण नहीं है या फिर अधूरे हैं या उन्होंने नहीं बनाया है तो लाइसेंस उनको निलंबित किया जाता है। अगर वो जवाब सही से नहीं दे पाए तो लाइसेंस को रद्द भी किया जाता है। कि इसके अलावा जो है समय समय पर सैंपल लिया जाता है, और वो सैंपल यानी कि नमूना जो हम लोग लेते हैं वो क्वालिटी टेस्ट के लिए हम लोग जो है प्रयोगशाला भेजते हैं। कीटनाशी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में 4 प्रयोगशालाएं हैं, उसमें हम लोग पहले भेज के जांच कराते हैं। अगर वहां से जांच की सुविधा नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश के बाहर जो है फरीदाबाद में एक सेंट्री प्रयोगशाला है, वहां पर भेजते हैं। तो अगर जो है उसकी क्वालिटी में कोई गड़बड़ी है, क्वालिटी अगर मिस ब्रांडेड है और रिजल्ट हमको मिल गया है, तो उस दुकानदार के खिलाफ और उस निर्माता फर्म के खिलाफ हम लोग जो है माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जिले स्तर पे न्यायाधीश होते हैं, उनके यहाँ डीएम जिलाधिकारी महोदय की अनुमति लेकर के हम लोग जो है मुकदमा दायर करते हैं, और मुकदमा वो चलता है और उसमें 50,000 तक जो है जुर्माना या 3 माह की सजा या दोनों हो सकती है। जी जी, इसका प्रावधान है। अच्छा, एक चीज और मेरे मन में आ रही थी कि जैसे आप जिस तरह की चीजें बता रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों का शिक्षित होना और इस स्तर तक शिक्षित होना कृषि को लेकर के बहुत ही आवश्यक है। तो इस दिशा में आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जाती हैं? इसमें किसान भाइयों को जानकारी होना, जागरूक होना, एक्टिव रहना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए कृषि विभाग समय समय पर और कुछ मामले में तो लगातार कुछ न कुछ जो है ग्राम पंचायत स्तर की, विकास खंड स्तर की गोष्ठियां आयोजित करते हैं कृषि विभाग। उसमें कृषि विभाग के हमारे जितने कर्मचारी हैं, क्षेत्रीय कर्मचारी या जिले स्तर के जो अधिकारी हैं, समय समय पर जाते हैं और इस विषय में उनके द्वारा जागरूकता अभियान चला करके जागरूक किया जाता है, ताकि वो जान सकें कि कैसे हम अपने अधिकारों को लेकर के सजग रहें और कैसे हम सुरक्षित रहें। जी, जैसा कि आपने कहा कि कीटनाशक जो उपयोग में किए जाते हैं वो एक तरह से रासायनिक जहर है, वो नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए भी और फसलों के लिए भी। तो इससे कुछ विकल्प भी होंगे, वो विकल्प क्या है? जी, चूंकि पेस्टिसाइड वास्तव में एक जहर है, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन अब जरूरत यह है कि आखिर किसान भाई करे क्या। फसल बचाना है, उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े, उत्पादन को बढ़ाना है, तो उसका कोई न कोई विकल्प होना जरूरी है। निश्चित रूप से विकल्प है। विकल्प के रूप में बायो पेस्टिसाइड
और बायो फर्टिलाइजर के रूप में तमाम विकल्प हैं। इस तरह से जैसे मैं कहूँ, अगर बायो पेस्टिसाइड की मैं बात करूँ तो बायो पेस्टिसाइड में कृषि विभाग की तरफ से जैसे ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया बेसियाना है, नीम आयल है, ये तीनों, वर्टिसिलियम है, राइजोबियम है। तो इसमें क्या है कि विभाग 75% का अनुदान देता है। अन्य रसायनों पे कृषि विभाग की तरफ से अगर जो रसायन किसान भाई लेते हैं तो उस पे 50% का अनुदान है। लेकिन सरकार जो है बायो पेस्टिसाइड को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो हमारी खेती सुरक्षित रहे, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे आम नागरिक या किसान सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है 75% का अनुदान किसान भाइयों को देती है अगर वो बायो पेस्टिसाइड कृषि विभाग पे खरीदते हैं। तो उसमें जैसे ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया बेसियाना और नीम आयल मुख्य रूप से है। नीम आयल का इस्तेमाल अगर कहीं किसी फसल में अगर कीड़े या मकोड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनके लिए किया जाता है। नीम आयल इस तरह से काम करता है जैसे वो कीड़ों को मारता नहीं है, ऐसा कोई उस तरह का जहर नहीं है कि वो उस पर छिड़क दिया जाए और कीड़ा जो है उस जहर के नाते मर जाए। नीम आयल रियल में प्राकृतिक होता है, क्योंकि नीम के खली और नीम के पत्तियों से या नीम के जो है फल से बनाया जाता है। उसका टेस्ट कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। तो नीम आयल को जब छिड़काव किया जाता है तो पत्तियों पर या तनों पर जब छिड़काव हो जाता है तो वो कीड़ा उसको खाता नहीं है, क्योंकि उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो कीड़ा अपने आप को उस पौधे से, उस फसल से अलग कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में हमारा फसल कीड़ों से जो है बच जाता है, और चूंकि कीड़ों का बचाव भी हो जाता है कि हम उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। दूसरी बात मैं आता हूँ, इसके अलावा जैसे मैंने बात किया ट्राइकोडर्मा का, अगर फसल में कोई बीमारी लगी हो, जैसे पत्तियां झुलस रही हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, या मिट्टी के अंदर जो है कोई इस तरह की बीमारी है जो जड़ को सड़ा रही है, पौधे के जड़ सड़ जाते हैं, फिर पूरा पौधा मुरझा जाता है, तो ट्राइकोडर्मा एक पाउडर होता है और वो सफेद रंग का पाउडर होता है। उसको सड़ी गोबर की खाद में मिला करके उसको खेत में अगर इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी के अंदर अगर कोई बीमारी है जिससे जड़ सड़ रहे हैं तो उसको रोक देता है, और 1 साल तक रोकता है। अगर उसको खाली, जैसे किसान भाई अगर कोई फसल बोना है तो बोने से पहले खाली खेत में ट्राइकोडर्मा पाउडर को 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, और 100 रुपए किलो उसका दाम है, लेकिन 75% छूट होने के बाद केवल 25 रुपए में उनको पड़ता है। तो 25 रुपए में 1 एकड़ खेत जो है सुरक्षित हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि सड़ी गोबर की खाद में जब मिला करके और 5-6 दिन छोड़ देते हैं तो उसमें वो फंगस ही है, वो फंगस से उग जाता है। फिर खेत में जब वो छिड़काव कर देते हैं, जुताई करके जब कोई फसल बोते हैं तो 1 साल तक उसमें बीमारी नहीं लगती है, वो सुरक्षित रहता है। इसके अलावा मैंने एक पाउडर बताया बिवेरिया बेसियाना। बिवेरिया बेसियाना स्पेशली जो है एक दीमक एक कीट होता है। दीमक एक सफेद रंग का छोटा सा कीट होता है, वो मिट्टी के अंदर होता है, और वो जैसे कोई बीज किसान भाई बोते हैं और धीरे धीरे उगा, तना बढ़ा, और जैसे 1 महीना या 20-25 दिन का पौधा हुआ तो वो दीमक जो है जड़ को काट देता है, और जैसे जड़ को काटता है पूरा पौधा सूख जाता है, पूरा मेहनत किसान भाई का नुकसान होता है। तो ऐसे में इस पाउडर को बिवेरिया बेसियाना को सड़ी गोबर की खाद में मिला कर छिट दिया जाता है, मिट्टी मिला दिया जाता है। तो वो दीमक के, वो भी फंगस है, तो वो दीमक के पीठ और पेट पर उगता है, और उग करके उनके खून को चूस करके वही नष्ट कर देता है। अगर किसी खेत में दीमक है तो उनको मार करके नष्ट करेगा, अगर दीमक नहीं है तो साल भर दीमक नहीं लगने देगा। क्योंकि दीमक ऐसा कीट है कि वो अपना कॉलोनी खेत में नहीं बनाता है, कहीं किनारे, कहीं बगीचे के किनारे, कहीं नहर के किनारे या मेड़ पर वो अपनी कॉलोनी बनाता है, और एक कॉलोनी में 50 से 60 हजार दीमक रहते हैं। तो अगर जो खेत में दीमक पहुंचा और उसके पेट या पीठ पे अगर बिवेरिया बेसियाना पाउडर चिपक गया, अगर वो अपने कॉलोनी में चला गया, तो जैसे कोरोना एक दूसरे से बीमारी फैलती थी, उसी तरह वो ऐसा बिवेरिया बेसियाना ऐसा जो है पाउडर है कि अगर उस एक दीमक के पेट में या पीठ पे चिपक करके अगर वो 60,000 के कॉलोनी में चला गया तो 60,000 को वो फैल जाएगा और सबको मार के खत्म कर देगा। इसके अलावा थोड़ा मैं और आता हूँ, और बायोलॉजिकल में आता हूँ, जैसे सोलर लाइट ट्रैप है कीड़ों को पकड़ने के लिए। सोलर लाइट ट्रैप है, लाइट ट्रैप है, फेरोमेन ट्रैप है, ल्यूर है,
जो स्टिकी ट्रैप के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बात करूं सोलर लाइट ट्रैप की, इस समय कृषि विभाग में सोलर लाइट ट्रैप की आपूर्ति हुई है और आपके जनपद गोरखपुर में 1900 सोलर लाइट ट्रैप आया हुआ है और सभी विकास खंडों में हम लोग जो है लगभग 100 सोलर लाइट ट्रैप भेजे हुए हैं और उस पे कृषि विभाग की तरफ से 75% का अनुदान है और उसका दाम 635 रुपए है और 431 रुपए उस पे छूट है सरकार की तरफ से। 204 रुपए में वो एक जो है सोलर लाइट ट्रैप पड़ रहा है। वो इस तरह से बना हुआ है कि उसमें किसी बिजली और किसी सेल या बैटरी की जरूरत नहीं है। वो छोटा सा एक यंत्र है और वो जो है सूर्य के प्रकाश से वो चार्ज होता है। उसके नीचे एक जो है बल्ब लगा होता है और दिन भर उसको चार्ज किसान भाई करें सूर्य के प्रकाश में रख करके और शाम के टाइम में जब दिन डूबता है तो उस समय 2 घंटे के लिए अपने खेत में कोई फसल हो जिसमें कीड़े मकोड़े लगे हो नुकसानदायक, तो किनारे जो है एक बल्ली या जो है एक खंभा लगा करके फसल से जो 1 से 2 फीट ऊंचाई पर हो उसको लगा दे सोलर लाइट 2 घंटे के लिए। और उस लाइट को देख करके, चूंकि कीड़ों में जो है एक प्रकृति होती है, वो लाइट को देख करके अट्रैक्शन बढ़ता है, तो वो आएंगे और नीचे जो है उसी में सोलर लाइट ट्रैप में ही सेटअप में नीचे एक जो है कटोरी होती है, उसमें पानी भरा होता है और लाइट के माध्यम से वहाँ इकट्ठे होते हैं और नीचे गिर करके पानी में सब मरते रहते हैं। इसके अलावा एक फेरोमेन ट्रैप होता है। फेरोमेन ट्रैप इस तरह से काम करता है जैसे हार्मोन्स के माध्यम से काम करता है। चूंकि जो है ये कीड़ों में जैसे एक फीमेल कीट होती है, एक मेल कीट होती है, तो फीमेल कीट या मेल कीट में भी जो है एक मीटिंग के लिए अट्रैक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, फेरोमेन ट्रैप में जो है मेल्स हार्मोन्स का उसमें एक कुछ मात्रा डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जब खेत में लगा दिया जाता है तो जितनी मादाएं कीड़े होते हैं नुकसान करने वाली, वो सब अट्रैक्शन के माध्यम से सब फेरोमेन ट्रैप पर आ जाती हैं और जैसे वहां आती हैं और नीचे पानी का कटोरी लगा रहता है, उसी में सब उसी में गिर गिर के मर जाते हैं। तो इससे जो है कीटों का कंट्रोल हो जाता है। तीसरा चीज जैसे ल्योर की हम बात कर रहे हैं, ल्योर एक जो है चिपचिपा एक पदार्थ होता है और वो एक जैसे दफ्ती हो या एक बड़ा सा कागज का मोटा सा टुकड़ा होता है, उसी पे उस ल्योर को लगा दिया जाता है, एक लेप के रूप में लगा दिया जाता है। और खेतों में जहाँ सब्जी की खेती ज्यादा होती है तो सब्जी के खेतों में उसको एक छोटे से छोटे छोटे बांस की फट्टियों के सहारे उसको टांग देते हैं और जितने छोटे छोटे कीट होते हैं वो आते हैं, क्योंकि जो है पीले रंग का वो होता है पैनल होता है, तो पीले रंग जो है कीड़ों के लिए अट्रैक्शन का जो है एक माध्यम बनता है। तो कीड़े आते हैं और पीले रंग को देख करके, और उस पे चूंकि जो है वो ल्यूर चिपका होता है, उसी में चिपक जाते हैं, फिर वहां से छूट नहीं पाते हैं। तो अब जरूरत है कि पेस्टिसाइड जो बहुत खतरनाक स्थिति में है और ज्यादा इस्तेमाल करने से मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और मिट्टी को जहरीली बना रही है, तो उसके विकल्प के रूप में हम जो है ट्राइकोडर्मा, बेवरिया बेसियाना, नीम आयल या सोलर लाइट ट्रैप, फेरोमेन ट्रैप या ल्यूर का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा, मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित नहीं होगा, मिट्टी हमारी जहरीली नहीं बनेगी और कम पैसे में बायोलॉजिकल तरीके से हम कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपने हर एक कीटनाशक का वर्गीकरण करके और अलग अलग उसके उपयोग और उसके फायदे बताए। इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूंगी कि एक चीज बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी कि एक तरफ रासायनिक कीटनाशक है, एक तरफ जो आप बता रहे हैं, अगर ये उपलब्ध है मार्केट में तो फिर हमारे किसान भाई ये रासायनिक कीटनाशक क्यों उपयोग करते हैं, क्यों नहीं एक सुरक्षित तरीका जो आपने अभी बताया उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ऐसा है कि पेस्टिसाइड खुले मार्केट में ज्यादा उपलब्ध है और किसान भाइयों को लगता है कि पेस्टिसाइड एक बार छिड़क देंगे तो सारे कीड़े मर जाएंगे और हमारी फसल सुरक्षित होगी। बायोलॉजिकल कंट्रोल में थोड़ी सी कंट्रोल की प्रक्रिया धीमी है, क्योंकि अब अगर फेरोमेन ट्रैप या लाइट ट्रैप का इस्तेमाल हम करेंगे तो सारे कीड़े एक ही दिन में नहीं भरेंगे। आपको 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको जो है लाइट ट्रैप या फेरोमेन ट्रैप जो है शाम टाइम में 2 घंटा लगाना होगा। तो किसान भाइयों को समझना होगा कि अगर हम
थोड़ा सा मेहनत करके और थोड़ा सा सतर्कता रख करके अगर कीड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं तो इससे कई लाभ हो रहा है। आप पेस्टिसाइड का छिड़काव करने से तो आधे घंटे में आप पूरे खेत का कीड़ों को मार करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान कितना होगा, कीड़े के साथ साथ जो है तमाम लाभदायक कीड़े भी होते हैं वही मर जाते हैं। बहुत किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, जैसे किसी खेत में अगर कोई कीड़े लगे हैं नुकसान करने वाले, तो उन्हीं के साथ साथ जो फायदे पहुंचाने वाले कीट होते हैं वो भी आ जाते हैं। जैसे मित्र कीट और शत्रु कीट, कीटों को दो भागों में विभाजित किया गया है। मित्र कीट हमारे वो है जो शत्रु कीट को खाते हैं, और शत्रु कीट वो है जो पौधे के पत्तियों को या फल फूल को खाते हैं। तो कहीं भी अगर मान लीजिए कि नुकसान पहुंचाने वाले अगर कीट आए हुए हैं तो उनको खाने के लिए मित्र कीट भी वहीं अगल बगल उपलब्ध होते हैं। अगर ध्यान से आप देखिए सरसों के खेत में या गेहूं के खेत में तो जो माहो कीट होता है, तो माहो कीट को खाने के, जैसे कोई किसान भाई गए देखे करे इसमें सरसों में तो माहो लग गया है, ये पत्तियों को खा लेगा, फिर जो है हमारा फसल नुकसान हो जाएगा, वो तुरंत जो है डाइमेथोएट या साइपरमेथ्रिन का छिड़काव कर देते हैं जो एक स्ट्रांग पेस्टिसाइड है। और अगर उसको बड़े बारीकी से देखा जाए तो उसी सरसों के पौधे पे उस माहों को खाने के लिए एक प्रेइंग मेंटिस एक कीट होता है, या मित्र कीट है। हाँ, वो मित्र कीट है। उसी तरह से तमाम तरह की मकड़ियां हैं, मकड़ी हमारी मित्र कीट होती है। तमाम तरह की जो है पतंगे होते हैं वो हमारे मित्र कीट होते हैं, वो अगल बगल रहते हैं, वो उनको खाते हैं। तो और उनको खा करके बायोलॉजिकल तरीके से वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन किसान भाई क्या करता है कि वो तुरंत स्प्रे करता है। अब उसमें जो पेस्टिसाइड एक को तो मारेगा नहीं, वो तो दोनों को मारेगा, दोनों मर जाते हैं। हमारे मित्र कीट भी उसकी जद में उसी के साथ मर जाते हैं। नियमानुसार ये होता है कि अगर एक मित्र कीट आपके खेत में है जितनी एरिया में, और उस एरिया में अगर 4 शत्रु कीट हैं तो दोनों बराबर है, मतलब कि आपको दवा डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो है एक मित्र कीट 4 शत्रु कीट को अकेले खा सकता है, मतलब कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वही किसान भाई नहीं समझते हैं तो वो नुकसान होता है। तो ये समझने की जरूरत है, थोड़ा किसान भाई को जागरूक होने की जरूरत है। तो अगर ये ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा असरकारक है, तो ये रासायनिक कीटनाशक है क्यों मार्केट में? देखिए, ऐसा है कि रासायनिक कीटनाशक तो होना इस नाते जरूरी है कि हम जो है दोनों विधाओं से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि रासायनिक कंट्रोल से हम 100% कंट्रोल करते हैं, बायोलॉजिकल से 100%। बायोलॉजिकल धीमी है। बायोलॉजिकल का मतलब जैसे एक हम लोग IPM एक वो चलाते हैं, एक ट्रेनिंग कोर्स चलाते हैं। IPM एक विधा है जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, और उसका सिद्धांत है जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का मतलब ये है कि हमारा फसल भी सुरक्षित हो जाए और हम किसी कीड़े मकोड़ों को न मारें। कीड़े मकोड़े भी रहे, क्योंकि इकोसिस्टम है पूरे दुनिया का, और इकोसिस्टम में एक छोटे से एक चींटी को लेकर के एक बड़े बड़े जो व्हेल या हाथी है, सबका रोल है इस दुनिया में। तो कोई भी हमें ये अधिकार नहीं देता है कि हम अपने फायदे के लिए हम कीड़ों को मार के खत्म कर दें। तो IPM में कहता है कि जियो और जीने दो, मतलब कि हम खुद जिए और दूसरे को भी बिना नुकसान पहुंचाए उनको भी जीने दें। किसान भाई जब इसको रेगुलर जब अपनाने लगेंगे, मान लीजिए कि 10 किसान अगर कहीं पे कर रहे हैं, तो अगर 2 किसान IPM तकनीक या बायोलॉजिकल अपना रहे हैं, 8 जो है केमिकल अपना रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि डिसबैलेंस होता है, बैलेंस नहीं हो पाता है। अगर सभी किसान भाई बायोलॉजिकल अपनाए तो अपने आप धीरे धीरे पेस्टिसाइड का मार्केट खत्म होगा और पेस्टिसाइड का कुप्रभाव अपने आप खत्म होगा। और सरकार की ये नीति है, क्योंकि देखिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इस पे काम कर रही है। प्राकृतिक खेती हो रही है, प्राकृतिक खेती पे बहुत सारे क्लस्टर प्रदर्शन हम लोग करा रहे हैं, और प्रति विकास खंड में 500 हेक्टेयर किसानों का मतलब एरिया का चयन हुआ है, जिसमें कोई भी कीटनाशक नहीं डाला जाएगा, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला जाएगा। घर पे जो है वो बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, घर पे वो बायो पेस्टिसाइड बना रहे हैं, और लोगों को दूसरे को दिखाने के लिए दूसरे किसान पे देख करके जागरूक हो और उसी से करें। तो डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, चूंकि ये नया चीज है, सरकार इस पे काम कर रही है, तो आने वाले समय में किसानों में जागरूकता बढ़ेगी और लोग करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ये प्रचार प्रसार होगा। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे अभी तो अब युवा भी
कृषि क्षेत्र में जा रहे हैं, विधिवत उसकी पढ़ाई हो रही है, ये कितना फायदेमंद है युवाओं का इस तरह से शिक्षित होकर कृषि के क्षेत्र में आना? ये बहुत बढ़िया काम है। इसमें कृषि क्षेत्र में एफपीओ बन रहे हैं। एफपीओ मतलब कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कुछ कंपनियां बन रही हैं और सरकार इसमें काफी ध्यान दे रही है। इसमें क्या है कि एफपीओ अगर बन जाता है, जैसे किसान भाई, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ छोटे छोटे किसान है, किसी के पास 1 एकड़ खेत है, किसी के पास आधा एकड़ खेत है, तो अगर किसान के पास अगर मान लीजिए कि 10 कुंटल कोई अनाज हुआ, गेहूं हुआ या धान हुआ, तो 10 कुंटल लेने के लिए बनिया या जो भी जो मार्केट में जो बिक्री करते हैं तो बहुत ध्यान नहीं देते हैं कि अपने हिसाब से वो रेट लगाएंगे और किसान का नुकसान होता है। लेकिन एफपीओ के माध्यम से एक एफपीओ में 1000, 2000, 3000, 5000 किसान जो है वो हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। अब एफपीओ क्या करता है कि जैसे 5000 किसान नहीं, मान लीजिए अगर 200 किसान इकट्ठे हो जाएं और 200 एक किसान के पास 10 कुंटल अगर जो है अनाज हो, तो 200 अगर किसान है तब तो फिर 1000 कुंटल हो गया। तो 1000 कुंटल अगर किसी के पास अगर अनाज होगा तो उसको खरीदने के लिए जो है कई लोग आएंगे और वो मांगा जो है रकम देंगे। तो इसमें सरकार काम कर रही है कि छोटे छोटे किसानों को संगठित करके एफपीओ संगठन बन रहे हैं और वो संगठन के माध्यम से अपने अनाजों की खरीद बिक्री कर रहे हैं और पर्याप्त लाभ हो रहा है। तो अपने गोरखपुर जनपद में भी इस समय लगभग 75 एफपीओ का निर्माण हुआ है और 75 एफपीओ के माध्यम से हमें लगता है कि कम लगभग 15 से 20 हजार किसान जुड़े हुए हैं और इसमें कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। आने वाले समय में और एफपीओ बनेंगे और किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। जी जी। जैसे कि हमने बात की रासायनिक कीटनाशक पर, आप कह रहे हैं कि उसका ज्यादा उपयोग भी करते हैं किसान भाई हमारे, जिस तरह से उसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए, या रोक ना कह करके मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका उपयोग वो कम करें, इस तरह से हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि किसान भाई पहले परिस्थिति को समझें। होता क्या है कि हमारे किसान भाइयों में ये जिज्ञासा रहती है कि हमारे बगल वाला किसान अगर 1 बोरा यूरिया अगर गेहूं में डाला है तो हम किसी से कम नहीं है, हम 1.5 बोरा डालेंगे। ये मानसिकता बदलनी होगी। किसान भाई को ये देखना होगा कि अगर हमें यूरिया की जरूरत है तभी वो डाले, क्योंकि सड़ी गोबर की खाद अगर किसान भाई अपने खेत में डाले हुए हैं तो सड़ी गोबर की खाद में नाइट्रोजन से लेकर के बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध रहते हैं और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट समय समय पर जब पौधों को जरूरत पड़ता है वो उपलब्ध कराते हैं। जी। तो ज्यादातर प्रयास करें सड़ी गोबर की खाद पशु रखें और उस गोबर को जो है कहीं गड्ढे में इकट्ठा करें और जब वो 6 महीने 8 महीने में वो सड़ जाए, सड़ करके काला हो जाए, तब खेत में इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से अगर सड़ी गोबर की खाद अगर किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे कई फायदे हैं। पहला ये कि जो फर्टिलाइजर के खरीदने में तमाम पैसे नुकसान हो रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, तो वो बचेंगे। दूसरा चीज की सड़ी गोबर की खाद किसी प्रकार का कोई केमिकल तो होता नहीं है, वो बिल्कुल बायोलॉजिकल है। तो उससे खेत में या फिर खेत से उत्पन्न होने वाले जितने भी खाद्य फसलें हैं कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उसमें कोई जहर नहीं जाएगा तो फिर मानव स्वास्थ्य में भी कोई जहर नहीं आएगा, मानव के शरीर में कोई जहर नहीं जाएगा। तो किसान भाई केवल इतना ही करें कि ज्यादा से ज्यादा अपना घरेलू सड़े गले पत्ते या जो किचन से तमाम चीजें वेस्ट मटेरियल निकलते हैं या गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, तो अपने आप धीरे धीरे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को कम करें। एक थोड़ा व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि हर सरकार, जब भी सरकार बदली है या वर्तमान सरकार की बात करें, किसानों का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है, चाहे वो उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे उनकी परेशानियों को लेकर हो, चाहे अभी वर्तमान में जिस भी तरह से या जिस भी सरकार के रहने में उनकी स्थिति सुधरी है, इस पर भी। तो जैसा कि आपने बताया, अभी हमारी बातचीत में आपने एक बात कही भी कि जो हमारी पुरानी पद्धति पे पढ़े लिखे किसान हैं उनको असल जो कीमत है मार्केट में उसका नॉलेज नहीं होता है उन्हें। तो क्या वजह है कि
अनाजों के दाम बढ़ते हैं, दुकानदार तो अमीर होते हैं, पैसे उनके पास आ रहे हैं, लेकिन हमारे किसान क्यों पीछे रह जाते हैं? वो क्यों अभी भी गरीबी रेखा के नीचे ही है? ऐसा है कि देखिए, कृषि विभाग, आप अगर फील्ड में जाइए और किसी भी किसान भाइयों से अगर आप पूछिए तो किसान भाई यही बताएंगे कि कृषि विभाग के सहयोग से हमारा उत्पादन तो बढ़ गया, उत्पादन में कहीं कमी नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन उनके अनाजों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उचित मूल्य न मिलने से, इसका उचित मूल्य न मिलने से ही किसान भाइयों का चूंकि जो लागत है या जो भी वो अर्निंग चाहते हैं वो अपेक्षाकृत नहीं हो पाता है। इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। सरकार ने ई मार्केटिंग व्यवस्था शुरू की है और ई मार्केटिंग में किसान भाइयों को थोड़ा, वही बता रहे हैं कि किसान भाइयों को जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा सा साक्षर बनना पड़ेगा, थोड़ा तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ई मार्केटिंग प्रणाली सरकार ने लागू की है। उसमें एक ई मार्केटिंग का एक पोर्टल है। उस पोर्टल पे क्या है कि पूरे दुनिया का मार्केट जुड़ जाता है जी। और अगर कोई किसान भाई धान, गेहूं या कोई भी फसल अगर वो अपना बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो उसका एक नमूना लेकर के, नमूना लेकर मतलब कोई फोटो खींच करके और क्वालिटी पूरा लिख करके कि कितने दिन की वैरायटी थी और कितना इसका वेट है, कितना इसमें मॉइस्चर है, सब डालता है, तो वो पूरे दुनिया के मार्केट में वो देखने लगता है और किसान भाई को सब उसमें ई मार्केटिंग प्रणाली के जरिए वो पता चलता रहता है। अगर वो गोरखपुर में बैठा हुआ अगर चाहता है कि मैं चंडीगढ़ के मार्केट में मैं अपना गेहूं बेच दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये मार्केटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वो फोटो खींच करके क्वालिटी लिख करके डाल देगा और चंडीगढ़ के जितने भी वहाँ पे बनिया है वो देखेंगे, क्वालिटी का रेट लगाएंगे और वो किसान भाई को लगता है कि हाँ यहाँ पे हमको रेट अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ बेच देगा और ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो खरीद लेते हैं। तो किसान अगर जागरूक बनेगा, तकनीकी का इस्तेमाल करेगा, तो उसके उत्पादन तो बढ़े ही है, उत्पादन में कहीं कमी नहीं है। उसके जो भी कमी जागरूक होने, हाँ, जो मूल्य की कमी आ रही है, जो वैल्यू वो नहीं समझ पा रहा है, तो इससे जो है उसको मिलेगा। अंत में जानना चाहूंगी कि वैसे आप तो कृषि रक्षा अधिकारी के तौर पर गोरखपुर जनपद में हैं और जहां तक आपको मैं जानती हूं, जितना आपको मैंने जाना है, आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार से या अपने क्षेत्र के अन्य अधिकारियों से आप क्या, और उस दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अभी भारतीय कृषि में और क्या अच्छा होना चाहिए, किस तरह से हम उसको और उन्नतिशील बना सकते हैं? देखिए, कृषि एक ऐसी विधा है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग जुड़े होते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे माता पिता किसान हैं, खेती कर रहे हैं, और इसी तरह से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वो किसान से जुड़ा ही होता है, वो गांव से जुड़ा होता है। इसमें क्या है कि जैसे किसान भाई, मैं देखा हूँ, खास तौर से मैं पूर्वांचल की बात करूँ, गोरखपुर की बात करूँ, तो केवल धान और गेहूँ, केवल धान गेहूं उगाते हैं। अब जरूरत है किसान भाइयों को थोड़ी कमर्शियल खेती करने की, जैसे केले की खेती हुआ, गन्ना की खेती हुआ, मक्का की खेती हुआ, सब्जी की खेती हुआ, ये सब कमर्शियल है। और ये जो है क्या है कि मतलब ज्यादा और तुरंत पैसा देने वाले हैं। धान और गेहूं में क्या है कि अगर मौसम बहुत बढ़िया नहीं रहा तो खराब हो जाता है, उत्पादन में कमी आती है, या फिर अगर बहुत अधिक पानी बरस गया तभी बाढ़ के नाते नुकसान हो जाता है, नहीं बरसा तभी नुकसान होता है। तो किसान, और चूंकि जो है 4 से 5 महीने तक जो है उसमें लग जाता है उत्पादन में। और दूसरी बात की वैल्यू एडिशन का मतलब ये हुआ, जैसे किसान गेहूं उत्पादन करता है, गेहूं को बेच देता है, अब गेहूं आपका अधिकतम जो है 25 रुपए किलो बिकता है, और उसी गेहूं को अगर आटा बनवा लिया जाए तो आटा जो है 40 से 45 रुपए किलो बिक रहा है। तो अगर किसान भाई केवल उत्पादन के साथ साथ जो है थोड़ा वैल्यू एडिशन कर दें, वैल्यू एडिशन या पैकेजिंग या कुछ उसका अन्य प्रोडक्ट बनाए, तो जैसे मैंने एक बताया उदाहरण कि 25 रुपया किलो गेहूं है और 40 से 45 रुपए किलो आटा है, क्या करना है, आटा बना करके पैक करना है जी। तो इस तरह से अगर किसान भाई कुछ करें तो हमें लगता है कि किसान बहुत समृद्ध होंगे और हमारे यहाँ अच्छी खेती होगी जी।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर.डी. वर्मा जी, जो गोरखपुर जनपद में कृषि रक्षा अधिकारी के तौर पर तैनात हैं। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।